नमस्कार, मैं वैद्य जयप्रकाश दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर बापू मेडिकल कॉलेज। मैं आपके बीच में पंचकर्म की प्रथम पंचकर्म जो होता है जिसे वमन विधि कहते हैं उसके बारे में आपको बताने आया हूँ, जो कि आयुर्वेद में सबसे कठिनतम पंचकर्म माना जाता है। कि वमन कराने बहुत कठिन माना जाता है। आयुर्वेद के ग्रेजुएट बड़े बड़े सेमिनार्स में जाते हैं, इस लालसा से जाते हैं कि शायद उनको कुछ सीखने को मिलेगा, बट वास्तव में वो कुछ भी नहीं सीख पाते, क्योंकि उन बहुत सारी इसमें बातें हैं जो शास्त्रीय हैं और बहुत सारी बातें जो हैं प्रैक्टिकल है। मैं अपने गुरु वैद्य विनीत गुप्ता जी के आशीर्वाद से जो कुछ भी मैं सीखा हूँ वो मैं आज आपके पास शेयर कर रहा हूँ। आप इसको देखिए, 3 बार 4 बार इसको देखिएगा, प्रक्रिया कैसे की जाती है। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको इतनी आसानी से ये पंचकर्म जो वमन है उस विधि को बताऊंगा कि आप निसंकोच होकर के और बिना डरे अपने क्लिनिक पे इस पंचकर्म को कर सकते हैं। और वास्तविक पित्तांत क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम पंचकर्म की बात करते हैं कि वमन विधि की हम बात करते हैं तो कोई भी पंचकर्म है, चाहे वमन है, विरेचन, उसकी प्रक्रिया 3 भागों में पूर्ण होती है। पहला पूर्व कर्म, दूसरा प्रधान कर्म और तीसरा पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में हम विशेषतः स्नेह स्वेदन कराते हैं, और प्रधान कर्म में चूंकि आज का टॉपिक हमारा वमन है तो हम वमन की बात करेंगे। प्रधान कर्म हमारा वमन है, और पश्चात कर्म में हम जो है धूमपान और संसर्जन कर्म की बात करेंगे। वमन की परिभाषा की हम बात करते हैं तो तत्र दोषहरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, यानी जो दोषों को ऊपर के मार्ग से निकाल दे उसको हम लोग वमन करते हैं। तो वमन हम किसी को कराना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, वमन की योग्य और अयोग्य। शास्त्र में बहुत सारी व्याधियां दी हुई हैं, लेकिन सामान्यतः हम लोग कफज विकार में और त्वक विकारों में इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें पूर्व कर्म में देखेंगे। पूर्व कर्म में हम क्या कराएंगे, सबसे पहले स्नेहन कराना है, यानी स्नेहपान कराना है। तो स्नेहपान कराने के लिए घृत, तेल, वसा, मज्जा 4 प्रकार का स्नेह बताया गया है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में हम लोग केवल घृत से स्नेहन कराते हैं। और जो घृत होता है वो मेडिकेटेड घृत होता है, तो रोग के अनुसार हम घृत का चयन करते हैं। क्योंकि जिस पेशेंट पे मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ या दिखाने जा रहा हूँ वो जो है स्किन डिसऑर्डर सोरियासिस से पीड़ित है, तो हमने इसमें पंचतिक्तक घृत लिया है। इस घृत को रोगी को देने से पूर्व आप सभी को रोगी की कोष्ठ और अग्नि की परीक्षा करनी चाहिए, और परीक्षा करके ही स्नेहपान स्टार्ट करवाना चाहिए। तो 3 से 5 दिन तक चित्रकारी वटी या अग्नितुंडी वटी आप जो उसको दे सकते हैं। और उसके बाद जब व्यक्ति को अच्छे से भूख लगने लगे, आपको लगे कि भूखुच्छा बढ़ गई है, अब वो स्नेह को पचा सकता है, तो हमको स्नेहपान कराना चाहिए। सामान्यतः 3 से 7 दिन का स्नेहपान का शास्त्रीय विधान होता है, परंतु प्रैक्टिस में देखा जाता है लगभग 5 दिन में सभी का स्नेह लक्षण आ जाता है। स्नेह के लक्षण आप शास्त्रोक्त जानते ही हैं, वही लक्षण है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अब मात्रा की बात हम करते हैं तो हम देखते हैं कि डे 1 में 30 ml, और डे 2 में 50 ml, डे 3 में 80 ml, डे 4 में 100 ml या 120 ml, डे 5 में जो है 150 ml तक हम कोष्ठ परीक्षा करके स्नेहपान करने को बोलते हैं। स्नेहपान कैसे करना है, सुबह अपना खाली पेट करना है, और जब तक वो अच्छे से पच ना जाए तब तक कुछ भी नहीं खाना। जब उसको भूख लगे तो हम समझ जाएंगे स्नेहपान अच्छे से हो गया, उसके बाद वो गुनगुना पानी पी सकता है, और सामान्य भोजन पे उसको हम रखते हैं। पर्याप्त स्नेहन के लक्षण जब मिलने लगते हैं तो 2 से 3 दिन तक, द्वयम त्रयम व 2 से 3 दिन तक स्नेहन और स्वेदन करें। इसके लिए आप 20 मिनट तक स्नेहन और 20 मिनट तक लगभग जो है स्वेदन विशेष पात्र से करें। इसमें स्नेहन के लिए हम बापशी तेल का प्रयोग करते हैं, जो कि स्किन डिजीज है। आप स्नेहन के लिए कोई भी जो ऑयल रोग और रोगी के अनुसार सुटेबल पड़ता है आप उसको यूज करिए। इसके बाद आता है आप 2 दिन तक स्नेह स्वेदन कराते हैं, तीसरे दिन उसको वमन कराना है। तो वमन कराने के लिए हमें क्या करना है, 1 दिन पूर्व उसको दही या रबड़ी ऐसा कुछ खाने को देते हैं, क्योंकि उसको कफ का उत्क्लेश कराना है। तो शास्त्रों तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, वो आपको दे सकते हैं, परंतु प्रैक्टिस में हम लोग विशेषतः रबड़ी या दही खाने को बोलते हैं। इसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है कि कफ काले गति पूर्वा, यानी कि कफ का काल समय होने से पूर्व ही आपको वमन करा लेना है।
इसका मतलब यह है कि वमन आपको प्रातः काल ही कराना है, और यदि आप 6 बजे के आसपास स्टार्ट कर देंगे तो वमन आपका कफ के काल खत्म होने से पहले अच्छे से हो जाए। अब हमें क्या करना है, आशीर्वचनों से विमंत्रित शहद और मदन फल, पिपली, मज्जा चूर्ण जो है और सेंधव नमक, उनको गुनगुना करके रोगी को दें। और मदन फल मज्जा की जो चूर्ण की मात्रा है वो आप कभी भी 3 ग्राम, 6 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम में कभी मत लें। जो शास्त्रोक्त विधि है अंतर्नक मुष्टि प्रमाण, उसी प्रमाण से रोगी को उठवाएं और उसको जो है आप सेंधव और मधु डाल करके उसको थोड़ा सा गुनगुना करके पीने को दें। इसके बाद आप आकंठ दुग्ध पान करें। आकंठ दुग्ध पान कराने के बाद फिर 1 मुहूर्त तक प्रतीक्षा करें, ऐसा शास्त्रीय मत है। परंतु यदि अच्छा स्नेह पान हुआ है, स्नेह संवेदन अच्छे से हुआ है, तो 10 मिनट के अंदर ही आपको प्रथम वेग देखने को आ जाए। वेग आने के बाद मधुयष्टि का फांड बना करके या मुलेठी फांड बना करके आप जो है बीच बीच में देते रहें। परिचारक को बोलना चाहिए कि वो जो है इसमें रोगी को सहयोग करे। सहयोग करने का मतलब है कि उसकी पीठ जो है स्ट्रेट रखे, जैसा आप आगे वीडियो में देखेंगे, और एक हाथ माथे पे रखे और दूसरे हाथ से जो है वह पीठ पे गोल गोल घुमाते रहे। और रोगी को भी समझाएं कि वह जो है अपना मन वमन में लगाए, जिससे अच्छे वेग आ सके। आप इसमें वेग आने के बाद सम्यक लक्षण कब तक वमन कराना है या कब आप समझे वमन आ गया, तो 4 तरह का क्राइटेरिया दिया हुआ है शास्त्र में: आंतकी, वेगिकी, मानकी और लैंगिकी। तो हम ये देखते हैं कि वैगिकी की स्थिति क्या है कि 8, 6 और 4 का है, प्रवर, मध्यम और अवर का। तो उसी में वेग भी आ रहे हैं, उसी में अनुवेग आ रहे हैं। क्या सम्यक वेग की परिभाषा होगी, उसको काउंट करना बहुत कठिन हो जाता है। कहने को कोई भी बोल दे कि हमने 8 वेग कराए, 10 वेग कराए, 6 वेग कराए, तो वो संभव नहीं हो पाता। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, आंतकी को हमेशा अपना आइडियल मान के चलते हैं, जो कि पित्तांत कहलाता है। वो श्रेष्ठ होता है, आप उसी को कंसीडर करके चलिए। मानकी की मात्रा है 2, 1.5 और 1 पृष्ठ का, और लैंगिकी का सम्यक है, तो वो सब आप इग्नोर करके चलिए। अगर आप कंसीडर कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो आप वेग को और पित्तांत को ही अपना लेके चलिए। अगर उसका ध्यान रखेंगे तो अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा वमन होगा। और वमन के पश्चात जो है धूमपान कराएं। धूमपान में धूम को जो है नाक से लें और मुख से छोड़ें। उसके बाद रोगी को संयम नियम अच्छे से बतलाएं, क्योंकि आज के समय में आप कितना भी अच्छा वमन या विरेचन कर्म या पंचकर्म करके पेशेंट को देते हैं और घर पे जाके जरूर कोई ना कोई अपना जो है वह अशास्त्रोक्त कार्य हो ही जाता है। तो बेटर है आप उसको संयम नियम अच्छे से समझा दें, और उसके बाद जो है संसर्जन क्रम, ये प्रधान मध्यम अवर शुद्धि को देख करके भोजन का क्रम बताएं। यदि आप इस प्रकार से और थोड़ा बहुत जो है क्लासिकल रेफरेंस रोग की प्रकृति को देख करके थोड़ा बहुत उसमें अल्टर करके, बट मेन प्रोटोकॉल जो मैं आपको बताया हूँ, जो मेरे गुरु ने मुझे बताया था, वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। यदि इसको आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से जो है वमन में आप कराने में सफल होंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपको प्राप्त होगा। और इसके साथ ही आपको एक भटकाव की स्थिति होती है कि वमन कैसे कराएं, क्या कराएं, उन सब चीज़ों से आप बड़े आराम से उसको टैकल कर पाएंगे। इसके साथ ही यदि आपको जानकारी पसंद आती है और प्रक्रिया आप जानना चाहते हैं, पंचकर्म की और विधाओं के बारे में सम्यक प्रकार समझना चाहते हैं, औषधियों के बारे में अच्छे से आप जानना चाहते हैं, पंचकर्म की विधा के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आयुर्वेद और योग की को जनमानस में लोकप्रिय बनाने में मेरा सहयोग करें। जय आयुर्वेद, जय हिंद। श्रेष्ठ वामक द्रव्य के रूप में मदन फल लिया जाता है। तो सबसे पहले हम अच्छे उत्तम क्वालिटी के मदन फल का चुनाव करेंगे। मदन फल जो है ये आपको जड़ी बूटी की दुकान पे मिल जाएगा, और ये एक फल के रूप में आता है। और मुख्य औषध जो है मदन फल मज्जा जो होती है वो इसके अंदर होती है। मदन फल करहाट, राट, पिंडी तक फल शोषण आज इसके पर्याय हैं, और श्रेष्ठ वामक माना जाता है। इसलिए आपको पहले इसको सेलेक्ट करना होगा अच्छी क्वालिटी का, फंगस ना लगा हो, बहुत पुराना ना हो,
इस सब का ध्यान रखते हुए अच्छा मदन फल आप चुनाव करेंगे। उसके बाद इसको लेकर के हमें इसे तोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो फल मज्जा उसके अंदर अंदर रहती है। ये डॉक्टर अर्चना तिवारी हैं और ये हमारे स्टूडेंट हैं, डॉक्टर शिवम, डॉक्टर कमलेश, डॉक्टर जीनत। ये लोग मदन फल से उसकी फल मज्जा निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें उसको, कठोर होती है चूँकि, इसलिए हमें उसको तोड़ना पड़ता है। तोड़ने के बाद उसके अंदर से ब्लैक कलर की फल मज्जा निकलती है और फिर उसके बाद हम उसका पाउडर करेंगे, वो हम देखेंगे। ये लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। ये एक दिन पूर्व ही कर लेना चाहिए, क्योंकि सेम डे पे ये आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो पहले से ही चूड़ बनाना पड़ता है हमें इसका। तो फल मज्जा तोड़िए और उसको पाउडर करिए। तो ये प्रक्रिया हमको करनी पड़ती है। ये लोग उसको ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक करके जी, अभी आपको दिखाता हूँ मैं हाथ में लेकर के। ये किस तरह का दिखता है। ये थोड़ा ब्लैक ब्राउनिश होता है। इसको अगर आप पहले से तोड़ के रखेंगे तो इसमें ये ख़राब हो सकता है। इसलिए जब भी आपको वमन कराना हो तो उसके पहले मदन फल को तोड़िए। मज्जा को निकाल करके पहले से मत रखिए, उसमें फंगस लग सकता है, मॉइस्चर आ सकता है और उसकी पोटेंसी भी घट सकती है। ये लोग इसको तोड़ रहे हैं। तोड़ने के बाद हम इसका पाउडर बनाएंगे। पाउडर बनाने में हमें एक विशेष ध्यान रखना है, जो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारा व्यापक जो है, आपके जो मदन फल चूर्ण होता है उसका सम्यक प्रकार के न बनने के कारण होता है। तो उसमें क्या विशेष सावधानी रखनी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसको तोड़ने के बाद जो है, इसको खल और मूसल की सहायता से इसका पाउडर किया गया है। पाउडर करने के बाद पाउडर करने के बाद हमने इसको क्या किया है, कपड़छन किया है। और कपड़छन कम से कम 2 परत बना करके आप कर सकते हैं। मार्किन का कपड़ा आता है या जिससे आप छान सकते हैं, सूत का कपड़ा, उससे छान सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं, इसको इतने फाइन करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि इसी का हमें पेशेंट को वामक द्रव्य के रूप में यूज करना है। अगर ये दानेदार रह गया या फिर आपको टच करने में इसमें हल्का फुल्का आपको दरदरापन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जब आप वमन कराएंगे तो ये इरोजन करेगा और जिससे ब्लड आने का या जीवादान, जो वमन के अति योग बताए गए हैं या उपद्रव बताए गए हैं, उसके अंतर्गत ये चला जाता है। इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम पाउडर बनाएं मदन फल का, तो वो बिल्कुल बारीक होना चाहिए। कहीं से भी उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कोई दरदरापन हो। इसलिए इसे आप सम्यक प्रकार से देख लीजिए और इस तरह का फाइन पाउडर आप तैयार करेंगे। इसी को हम लोग पेशेंट्स को बोलते हैं अंतर्नक मुष्टि प्रमाण में लेने के लिए, और इसी को हम लोग मधु के साथ मिला करके, सेंधव नमक मिला करके पेशेंट को देते हैं। इसके बाद ये तो एक बात हो गई। उसके बाद पेशेंट का स्नेहन संवेदन कर लेना है। 2 दिन पहले भी करना और सेम डे भी। बहुत ज़्यादा स्नेहन संवेदन नहीं करना है। 10-10 मिनट में स्नेहन, 10 मिनट संवेदन आप कर सकते हैं सेम डे में, जिस दिन आपको वमन कराना है। अब एक औसत द्रव्य और होती है, वो होती है मधु यष्टि का फांट बनाना या मुलेठी का फांट बनाना। तो ये देखिए, ये फांट बनाया जा रहा है। पहले आपको गर्म पानी लेना है। गर्म पानी लेकर के उसमें मिला सकते हैं। तुरंत अगर आपको बनाना है, नहीं तो आप जो शास्त्रोक्त विधि है उसके अनुसार जो है, अब इसको रात भर भिगो दीजिए और सुबह जो है इसको छान लीजिए। और तुरंत बनाना है तो हल्का, चूँकि गुनगुना ही दिया जाता है, तो ये गुनगुना तैयार करके गर्म पानी में और मुलेठी चूर्ण उसमें मिला दिया गया है। और मुलेठी चूर्ण भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल फाइन पाउडर होना चाहिए। अब ये संभार संग्रहण में हम देखते हैं, इसमें तो दूध है, मधु है, मदन फल मज्जा चूर्ण है और मुलेठी का काढ़ा है, या मुलेठी का फॉन्ट है, सॉरी, मुलेठी का ये फॉन्ट है। इसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को उसके हाथ से उठवाना है। कभी भी आप ग्राम में मत जाइए। ग्राम में जाएंगे जो शास्त्रोक्त विधि अंतरंग मुष्टि प्रमाण, उसी के अनुसार आपको काम करना है। तो पेशेंट से उठवाने के बाद उसमें मधु मिलाइए और सेंधव नमक मिलाइए। उसके बाद हमें क्या करना है, गुनगुना करके पेशेंट को देना है।
मधु को वैसे बताया जाता है गुनगुना नहीं करना चाहिए, लेकिन ये वामक द्रव्य है जो एक मुहूर्त से पहले ही या बिना पचे ही शरीर से बाहर आ जाता है। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, मधु को गर्म करके देते हैं। और मधु सेंधव का कॉम्बिनेशन कफ विलयन छेदनार्थ दिया जाता है, यानी कफ को हमें निकालना है तो इस तरह से उसको तैयार करके देना है। पेशेंट को अच्छे से मंत्रोच्चार के साथ जो है उसकी भावना अच्छी हो ताकि वो उसका रोग ठीक हो सके, हम उसको देते हैं। ओम ब्रह्म दक्षवासी आदि मंत्र का उच्चारण करके आप पेशेंट को दीजिए ताकि उसके अंदर आध्यात्मिक भाव उत्पन्न हो और एक पॉजिटिवनेस आए जो वो वमन कर्म कराने जा रहा है। उसके बाद पूरा का पूरा उसको खाने को दीजिए, कुछ भी बचाना नहीं है। और जब आपने दे दिया उसके बाद आपको क्या करना है, आकंठ दुग्धपान के लिए बोलना है। आकंठ दूध पान में आप दूध ले लेना है। दूध को आप, कच्चा दूध रहता है, कच्चा दूध हम लोग यूज करते हैं। अगर पैकेट का दूध है तो ठीक है, टोंड है, थोड़ा पतला दूध ही दिया जाता है और उसको हम लोग आकंठ पान करने को बोलते हैं। आकंठ दूध पान कराने के बाद हम देखते हैं कि वेग आता है। 10 मिनट के अंदर ही वेग आ जाता है और जब वेग आ जाता है तो उसको काउंट करते हैं और साथ में हम जो है मधुयष्टि का जो फॉन्ट बना रखा है उसको भी देते हैं। उसको बीच बीच में देते रहते हैं। जब हमें लगता है कि वेग कम हो रहा है, बीच में आप ब्लड प्रेशर भी लेते रहें। सामान्यतः ब्लड प्रेशर शुरुआत में बढ़ा हुआ ही आता है क्योंकि आपका जो है इमेटिक सेंटर इनिशिएट होता है, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट, रिवर्स पेरिस्टाल्टिस स्टार्ट होती है, इस वजह से ऐसा आता है। उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं कि पित्तांत आता है। तो इसमें आप येलो कलर का जो आप देख रहे हैं वो पित्त है और एक्चुअल में बाइल जूस है जो आपको दिखाई देता है। तो आपको यहाँ तक जो है वमन का कराना है। अगर बीच में कभी लग रहा है कि वेग कम हो रहा है तो आप नमक पानी का घोल बना के अलग से रखिए एक गिलास, उसको भी आप दे सकते हैं, जो इनिशिएशन के काम आता है। धन्यवाद।